और जब एक ड्रग हमारे पास टारगेट से डिसोसिएट हो जाती है तो वो फिर ब्लड स्ट्रीम में वापस आती है, और ब्लड स्ट्रीम में जाने के बाद वो फिर लिवर के पास जाती है। लिवर उसको वापस से मेटाबोलाइज करता है और मेटाबॉलिज्म के बाद उसको इनएक्टिव मेटाबोलाइट्स में कन्वर्ट करके एक्सक्रीट करवा देता है थ्रू द किडनी। इससे वो जो है वो बॉडी से एक्सक्रीट हो जाती है। और जो है वो क्या कहते हैं, हमारे पास अगर हम बात करें तो हमारे पास हमने बात की थी कि जब कोई भी ड्रग एक्सक्रीट होती है तो उसको किस कंडीशन में होना चाहिए, हाइड्रोफिलिक और अनचार्ज फॉर्म में होना चाहिए, ताकि वो वापस से रीअब्जॉर्ब ना हो। और हाइड्रोफिलिक और वाटर सॉल्युबल क्यों होना चाहिए, क्योंकि यूरिन इटसेल्फ जो है वो यूरिन की 70% कंपोजिशन या 90% कंपोजिशन जो यूरिन की होती है वो वाटर होता है। यूरिन इटसेल्फ जो है वो वाटर की कंपोजिशन ज़्यादा रखता है, तो एक ड्रग को एक्सक्रीट होने के लिए, क्योंकि वो यूरिन का पार्ट बन गई, तो उसको लिपोफिलिक से हाइड्रोफिलिक में कन्वर्ट होना होता है। और ये जो लिपोफिलिक से हाइड्रोफिलिक की कन्वर्जन है, ये सारी कन्वर्जन लिवर में हो रही होती है। और ये पूरे मेटाबॉलिज्म के प्रोसेस का जो है वो एक समरी है, किस तरह से एक ड्रग अकॉर्डिंग टू इस स्ट्रक्चर उसमें जो जो फंक्शन ग्रुप होते हैं उन फंक्शन ग्रुप में चेंजिंग होती है, और एक ड्रग लिपोफिलिक से हाइड्रोफिलिक में कन्वर्ट होके बॉडी से एक्सक्रीट हो जाती है। तो हम ये सारी चीज़ें ही यहाँ पे डिस्कस करेंगे, किस तरह से एक ड्रग जो है वो लिपोफिलिक से हाइड्रोफिलिक में कन्वर्ट हो रही है और बॉडी से जो है वो इटसेल्फ एक्सक्रीट हो रही है। बेसिकली वो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। सही है। अच्छा जी, अगर आप यहाँ पर देखें तो हमारे पास क्या है, द मेटाबॉलिज्म ऑफ अ ड्रग या फिर किसी भी टॉक्सिन की मेटाबॉलिज्म जो है वो एग्जांपल है बायो ट्रांसफॉर्मेशन की। बॉडी क्या करती है, बॉडी जो है वो बेसिकली जब कोई भी फॉरेन कंपाउंड, जिसे हम जीनोबायोटिक कहते हैं, जीनोबायोटिक्स जो है वो फॉरेन कंपाउंड जो कि अदर देन अवर फूड होता है, वो कंपाउंड जो कि हमारे फूड्स में नहीं होता है, वो कंपाउंड जो कि हमारे पास हमारी न्यूट्रिशन का पार्ट नहीं होता, अगर वो कंपाउंड मोस्टली हमारे पास ड्रग्स होती हैं या टॉक्सिन्स होते हैं, जब वो बॉडी में जाते हैं तो बॉडी उनको इरेडिकेट करने के लिए, उनको अपनी बॉडी से रिमूव करने के लिए, अपने अंदर से रिमूव करने के लिए उनकी मेटाबॉलिज्म करती है, और इस प्रोसेस को हम बायो ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो कह रहे होते हैं। बॉडी जो है वो जितने भी फॉरेन कंपाउंड्स हैं उनके साथ किस तरह से डील कर रही होती है, उनके साथ उनको लिपोफिलिक से वाटर सॉल्युबल में कन्वर्ट करती है। और जब कोई भी ड्रग वाटर सॉल्युबल में कन्वर्ट हो जाती है तो उसकी रेट ऑफ एक्सक्रीशन बढ़ जाती है थ्रू द यूरिन। अब वो क्यों बढ़ जाती है कि यूरिन इटसेल्फ क्या है, वाटर के ऊपर ज़्यादा कंपोज करता है, और जब कोई भी ड्रग वाटर सॉल्युबल होगी तो वो यूरिन के जरिए इजीली एक्सक्रीट हो जाएगी बॉडी से। तो बॉडी क्या करती है, फॉरेन कंपाउंड को वाटर सॉल्युबल में कन्वर्ट कर देती है, लिपिड सॉल्युबल से वाटर सॉल्युबल में कन्वर्ट कर देती है, ताकि उसकी एक्सक्रीशन फेवर हो जाए। और जब वो ड्रग एक्सक्रीट हो जाएगी तो वो बॉडी का पार्ट नहीं बनेगी, और फिर इस तरह से हमारे पास बॉडी उससे जान छुड़ा लेगी। हम इस सिंपल वर्ड्स में ही कह सकते हैं। अब हमारे पास जो भी ड्रग की मेटाबॉलिज्म हो रही होती है, जो भी ड्रग की बायो ट्रांसफॉर्मेशन हो रही होती है, वो डिफरेंट प्रोसेसेस से हो रही होती है। लेकिन हमारे पास मेटाबॉलिज्म के अंदर दो मेन पाथवेज होते हैं जो मेटाबॉलिज्म के कोर होते हैं। सबसे पहले हमारे पास क्या होती है, फेज 1 रिएक्शन एंड फेज 2 रिएक्शन। जो भी ड्रग की मेटाबॉलिज्म हो रही होगी, जो ड्रग की मेटाबॉलिज्म है उसमें दो मेजर पाथवे आते हैं, यानी कि एक ड्रग जो मेटाबोलाइज होगी वो फेज 1 से गुजर के होगी और फेज 2 से गुजर के होगी। सही है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि व्हाट इज फेज 1 एंड व्हाट इज फेज 2। सही है। सबसे पहले अगर हम बात करें तो हमारे पास फेज 1 रिएक्शन, फेज 1 रिएक्शन को हम एंजाइमेटिक रिएक्शन भी कहते हैं या एंजाइमेटिक कन्वर्जन भी कहते हैं। एक ड्रग जब फेज 1 रिएक्शन में जाती है तो फेज 1 रिएक्शंस में हमारे पास जो एंजाइमेटिक रिएक्शंस इन्वॉल्व होते हैं वो कौन कौन से रिएक्शन इन्वॉल्व होते हैं, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन और हाइड्रोलिसिस। ये हमारे पास तीन रिएक्शन जो है वो फेज 1 में इन्वॉल्व होते हैं। जब कोई भी ड्रग फेज 1 रिएक्शन में जाती है तो वहां पर हमारे पास कुछ ऐसे एंजाइम होते हैं जो कि हमारे पास उस ड्रग में जो फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं उनको जो है वो ऑक्सीडाइज कर देते हैं या उनको रिड्यूस कर देते हैं या उस ड्रग की हाइड्रोलिसिस कर देते हैं। सही है। जिसकी वजह से हमारे पास वो ड्रग जो है वो हमारे पास वाटर सॉल्युबल बन जाती है और जो है वो ज़्यादा एक्टिव मेटाबोलाइट्स में कन्वर्ट हो जाती है। इन टाइप ऑफ रिएक्शंस में क्या होता है, जो भी ड्रग के अंदर जो भी ड्रग है हमारे पास उसके अंदर या तो कोई पोलर ग्रुप इंट्रोड्यूस हो जाता है जैसे हमारे पास वाटर, या तो जो ड्रग के अंदर ऑलरेडी फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होते हैं वो अनमार्क्स हो जाते हैं। अनमार्क्स का मतलब ये है कि वो जो है वो रिमूव हो जाते हैं या उससे किसी और चीज़ से जो है वो रिप्लेस हो जाते हैं। ऐसा होने की वजह से क्या होता है, वो ड्रग जो है वो ज़्यादा वाटर सॉल्युबल हो जाती है और वो ईजिली एक्सक्रीट हो जाती है। फेज 1 रिएक्शन में हमारे पास कोई नया कंपाउंड सिंथेसाइज नहीं होता। फेज 1 रिएक्शन में जस्ट क्या हो रहा है, कोई भी फंक्शनल ग्रुप हमारी ड्रग में ऐड हो रहा
रहा है, पोलर फंक्शनल ग्रुप ऐड हो रहा है, या तो कोई भी फंक्शनल ग्रुप हमारी ड्रग से रिमूव हो रहा है, जिसकी वजह से वो ड्रग ज़्यादा वाटर सॉल्युबल और ज़्यादा एक्टिव मेटाबोलाइट्स में जो है वो कन्वर्ट हो रही है। सही है। और जो मेजर हमारे पास एंजाइम्स हैं, जो कि हमारे पास जो है वो जो मेजॉरिटी ऑफ मेटाबोलाइट्स हैं जो कि हमारे पास फेज 1 रिएक्शन से जनरेट हो रहे हैं, उसमें जो मेजर एंजाइम जो अपना रोल प्ले कर रहा है वो हमारे पास कौन सा है? साइटोक्रोम P450। साइटोक्रोम P450 एक मेजर मेटाबोलाइजिंग ड्रग मेटाबोलाइजिंग एंजाइम है। ये हमारे पास एक फैमिली होती है एंजाइम्स की और उनकी फर्दर सब टाइप्स होती हैं। साइटोक्रोम P450 एंजाइम में एक फैमिली ऑफ एंजाइम होती है, इसमें से जो मेजर एंजाइम होती है वो एंजाइम होता है वो साइटोक्रोम 3A4 एंजाइम होता है और 2D6 एंजाइम होता है और 2A1 2D9 इनमें ये सब डिफरेंट टाइप के एंजाइम्स होते हैं जो कि हमारे पास इस फैमिली में इंक्लूड होते हैं। और ये मेजर हमारे पास हाइड्रोक्सिलेटिंग एंजाइम होता है जो कि फेज 1 रिएक्शन को कंट्रीब्यूट कर रहा होता है और ड्रग की मेटाबॉलिज्म करवा रहा होता है। ये हमने फेज 1 रिएक्शन को डिस्कस कर दिया। फेज 1 रिएक्शन को हम फंक्शनलाइजेशन भी कहते हैं, एंजाइमेटिक रिएक्शंस भी कहते हैं और फेज 1 रिएक्शन के नाम से हम शो कर रहे होते हैं। अब जब एक ड्रग फेज 1 रिएक्शन से गुजर गई तो अब क्या होती है? अब वो फेज 2 रिएक्शन में चली जाती है। फेज 2 रिएक्शन में क्या होता है? फेज 2 रिएक्शन में हमारे पास जो है वो कॉन्जुगेशन रिएक्शन कहते हैं हम फेज 2 रिएक्शन को, कि अब ड्रग जो है वो कॉन्जुगेट होगी। बेसिकली इस फेज 2 रिएक्शन में क्या होता है? फेज 2 रिएक्शन में हमारे पास जो ड्रग हमारे पास फेज 2 रिएक्शन में गई है उसमें क्या होता है? उसमें बॉडी के अपने जो मॉलिक्यूल्स होते हैं जिन्हें हम एंडोजीनियस मॉलिक्यूल्स होते हैं, बॉडी के जो स्मॉल पोलर एंडोजीनियस मॉलिक्यूल होते हैं वो उस ड्रग से जाके कोवेलेंटली अटैच हो जाते हैं, जिसमें हमारे पास वो कौन कौन से मॉलिक्यूल्स हैं? ग्लूकोयूरोनिक एसिड, सल्फेट, ग्लाइसिन। और जब वो पोलर मॉलिक्यूल्स कोवेलेंटली उस ड्रग से अटैच हो जाते हैं, उस ड्रग का परमानेंटली पार्ट बन जाते हैं, तो वो ड्रग जो है वो एक वाटर सॉल्युबल कंपाउंड फॉर्म कर लेती है। और जब वो ड्रग एक वाटर सॉल्युबल कंपाउंड फॉर्म कर लेती है तो हमारे पास ये जो ग्रुप्स होते हैं इनका स्ट्रक्चर बहुत लार्जर होता है और जो कंपाउंड होता है बेसिकली वो लार्जर इन मॉलिक्यूलर वेट होता है जो फाइनल कंपाउंड बनता है बेसिकली। और लार्जर इन मॉलिक्यूलर वेट कंपाउंड जो है वो एब्जॉर्ब नहीं होता, वो एक्सक्रीशन उसकी फेवर करता है और वो कंपाउंड वाटर सॉल्युबल होता है। और जब कोई भी वाटर सॉल्युबल कंपाउंड बनेगा तो उसकी एक्सक्रीशन ज़्यादा होगी। यानी कि हमने बात कर ली कि ड्रग मेटाबॉलिज्म दो पाथवे के ऊपर कंसिस्ट करती है, एक फेज 1 और एक फेज 2। फेज 1 रिएक्शंस जो है वो क्या होते हैं? उसमें हमारे पास एंजाइमेटिक रिएक्शन होते हैं, एक ड्रग की हाइड्रोलिसिस भी हो सकती है, ऑक्सीडेशन भी हो सकती है, रिडक्शन भी हो सकती है, और उसमें कोई जो है वो नया ग्रुप इंट्रोड्यूस हो रहा होता है। हमारे पास क्या कहते हैं ड्रग के अंदर या उस ड्रग के अंदर जो फंक्शनल ग्रुप हो रहे होते हैं वो अनमार्क्स होते हैं, मतलब वो चेंज हो जाते हैं, रिमूव हो जाते हैं या कोई और ग्रुप उसके अंदर ऐड होता है। वो क्यों होता है? ताकि एक नया पोलर कंपाउंड बन सके। और फेज 1 रिएक्शन जो है वो नॉन सिंथेटिक रिएक्शन होती है, उसमें कोई नया कंपाउंड की सिंथेसिस नहीं होती, सिर्फ जो कंपाउंड होता है उसके अंदर चेंजेस हो रही होती हैं। और फेज 1 रिएक्शन के नतीजे में हमें क्या मिलता है? हमारे पास जो है वो एक जो है वो क्या कहते हैं वाटर सॉल्युबल कंपाउंड मिलता है। और जनरली जो फेज 1 रिएक्शन में जो ड्रग्स जारी होती हैं वो अपनी ओरिजिनल कंपाउंड से ज़्यादा एक्टिव कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाती हैं। सही है। और जो मेन मेजर मेटाबोलाइजिंग एंजाइम है फेज 1 रिएक्शन को जो करवा रहा होता है वो साइटोक्रोम P450 एंजाइम की फैमिली होती है। ये तो आपने फेज 1 रिएक्शन को डिस्कस कर लिया। अब फेज 2 रिएक्शन में क्या होता है? फेज 2 रिएक्शन को हम कॉन्जुगेशन रिएक्शन भी कहते हैं। इसमें क्या होता है? इसमें बॉडी के अपने स्मॉल मॉलिक्यूल्स जो पोलर ग्रुप्स होते हैं वो क्या करते हैं? वो उस ड्रग के साथ कोवेलेंटली अटैच हो जाते हैं। और जब वो उस ड्रग के साथ कोवेलेंटली अटैच हो जाते हैं तो वो उस ड्रग के साइज को इंक्रीज कर देते हैं और उसको और ज़्यादा वाटर सॉल्युबल बना देते हैं ताकि वो ड्रग एब्जॉर्ब ना हो और एक्सक्रीट हो जाए। तो ये हमने दो रिएक्शंस के दरमियान डिफरेंसेस को जो है वो डिस्कस कर लिया। सही है। अच्छा, अब हम बात करेंगे कि बॉडी में कौन कौन सी ऐसी साइट्स हैं जिसमें हमारे पास ड्रग मेटाबॉलिज्म जो है वो हो रही होती है। सबसे पहले अगर हम डिस्कस करें तो हमारे पास क्या होती है? हमारे पास जो लिवर है, सही है, उसमें हमारे पास दो चीज़ें होती हैं। लिवर में हमारे पास क्या होती है? एक हमारे पास जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया होता है, सही है, हिपेटोसाइट्स होते हैं। हिपेटोसाइट्स के अंदर क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया होता है। और जो क्या कहते हैं हमारे पास हिपेटोसाइट्स के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया होता है। अब माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर कुछ एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं बेसिकली, और कुछ एंजाइम्स जो है वो बेसिकली आउटसाइड द माइटोकॉन्ड्रिया या आउटसाइड द माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो प्रेजेंट होते हैं। तो जो आउटसाइड द माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? एक्स्ट्रा हेपेटिक माइक्रोसोमल एंजाइम्स। अगर हम एक्स्ट्रा हेपेटिक माइक्रोसोमल एंजाइम्स की बात करें तो हमारे पास
एक्स्ट्रा हेपेटिक माइक्रोसोमल एंजाइम्स में हमारे पास कौन कौन से एंजाइम आते हैं? ऑक्सीडेशन और कॉन्जुगेशन। एक्स्ट्रा हेपेटिक माइक्रोसोमल एंजाइम्स का मतलब ये है कि वो एंजाइम जो आउटसाइड द लिवर मौजूद होते हैं, लिवर के अंदर प्रेजेंट नहीं होते हैं। मेटाबॉलिज्म हमारे पास जो मेटाबॉलिज्म का जो प्राइमरी रूट है जिससे मेटाबॉलिज्म जो है वो हो रही होती है, वो हमारे पास कौन सा है? बेसिकली वो हमारे पास जो मेटाबॉलिज्म जो हो रही होती है बेसिकली वो किस रूट के जरिए होती है? सबसे पहले जो हमारे पास ऑर्गन होता है मेटाबॉलिज्म के लिए वो कौन सा होता है? वो हो रहा होता है क्या कहते हैं हमारे पास? लिवर में हमारे पास दो तरह के एंजाइम्स होते हैं। एक वो एंजाइम जो कि हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया होता है लिवर में प्रेजेंट होते हैं, एक वो एंजाइम जो कि आउटसाइड द माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं। जो एंजाइम्स माइटोकॉन्ड्रिया में प्रेजेंट होते हैं हेपेटिक माइक्रोसोमल एंजाइम्स कहलाते हैं। वो कौन कौन से रिएक्शन करवा रहे होते हैं? वो ऑक्सीडेशन और कॉन्जुगेशन का रिएक्शन करवा रहे होते हैं। और जो एंजाइम जो कि आउटसाइड द माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होते हैं लेकिन लिवर में ही प्रेजेंट होते हैं, वो कौन कौन से एंजाइम होते हैं? वो एंजाइम जो कि एसिटाइलेशन करवा रहे हैं, वो एंजाइम जो कि हमारे पास एसिटाइलेशन करवा रहे हैं। एसिटाइलेशन कौन से रिएक्शन में होती है? फेज 2 रिएक्शन में। वो हमारे पास एंजाइम जो कि सल्फेशन करवा रहे हैं, वो एंजाइम जो कि हमारे पास ग्लूटाथायोन कॉन्जुगेशन करवा रहे हैं। ये सारे एंजाइम आउटसाइड द लिवर के माइटोकॉन्ड्रिया के बाहर प्रेजेंट होंगे। और वो एंजाइम जो कि लिवर के अंदर प्रेजेंट होंगे, लिवर के माइटोकॉन्ड्रिया में प्रेजेंट होंगे, वो एंजाइम जो ऑक्सीडेशन करवा रहे होते हैं और वो एंजाइम जो कि कॉन्जुगेशन करवा रहे होते हैं। और हमारे पास सिर्फ लिवर से ही मेटाबॉलिज्म नहीं हो रही, हमारे पास बहुत सी ऐसी डिफरेंट जगहें होती हैं जहाँ पे मेटाबॉलिज्म हो रही है। जैसे ब्रेन में मेटाबॉलिज्म होती है, लंग्स में कुछ ड्रग की मेटाबॉलिज्म होती है, कुछ ड्रग की मेटाबॉलिज्म इंटेस्टाइन में होती है, कुछ ड्रग की मेटाबॉलिज्म हमारे पास हमारे यूरिनरी ब्लैडर में हो रही होती है। तो वो सारी मेटाबॉलिज्म जो आउटसाइड द लिवर हो रही होती है उसे हम एक्स्ट्रा हेपेटिक माइक्रोसोमल एक्स्ट्रा हेपेटिक मेटाबॉलिज्म कहते हैं, जिसमें भी हमारे पास ऑक्सीडेशन और कॉन्जुगेशन आ रही होती है। ये रिएक्शंस हमारे पास आ रहे होते हैं। सही है, तो ये हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं तो हमारे पास जो मैक्रोफेजेस होते हैं, जो लंग्स में हमारे पास जो मैक्रोफेजेस होते हैं उसमें भी हमारे पास कुछ परसेंट ऑफ द ड्रग की मेटाबॉलिज्म जो है वो हो रही होती है। फॉर एग्जांपल जो टीबी में ड्रग्स इस्तेमाल हो रही होती हैं वो विद इन द मैक्रोफेजेस ऑफ द लंग्स में जा रही होती हैं, क्योंकि जो हमारे पास ट्यूबरकुलोसिस होता है उसका जो हमारे पास बैक्टीरिया होता है वो मैक्रोफेजेस के अंदर जो है वो क्या कहते हैं हमारे पास इन्फेस्ट कर जाता है। तो वहां पर भी कुछ ऐसे एंजाइम होते हैं जो ड्रग को मेटाबोलाइज करवाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। सही है, इसके अलावा ब्रेन में भी कुछ मेटाबॉलिज्म जो है वो हो रही होती है कुछ ड्रग्स की। तो अदर देन लिवर हमारे पास जो मेटाबॉलिज्म हो रही होगी वो जो है वो किस में हो रही होगी? वो कहलाएगी एक्स्ट्रा हेपेटिक मेटाबॉलिज्म। और उसमें जो एंजाइम्स इन्वॉल्व होंगे वो एक्स्ट्रा हेपेटिक माइक्रोसोमल एंजाइम होंगे। सिर्फ समझाने का मतलब ये है कि सिर्फ लिवर तो मेन पार्ट है मेटाबॉलिज्म, लिवर में बहुत सारे एंजाइम होते हैं, वहीं मेटाबॉलिज्म हो रही होती है बहुत सारी ड्रग्स की। लेकिन अदर देन दैट हमारे पास कुछ ऐसी साइट्स भी हैं जिसमें हमारे पास मेटाबॉलिज्म जो है वो हो रही होती है। सही है, तो यहाँ तक हमने आगे यहाँ पे डिस्कस कर लिया। अब हमने बात की थी कि हमारे पास जो है वो जो हमारे पास फेज 1 रिएक्शन में जो मोस्ट ऑफ द मेटाबॉलिज्म के अंदर जो एंजाइम्स रोल प्ले कर रहे होते हैं वो कौन से एंजाइम होते हैं? वो हाइड्रोक्सिलेटिंग एंजाइम्स होते हैं। और हाइड्रोक्सिलेशन का मतलब क्या है कि डीहाइड्रोजनेशन के उसके अंदर क्या हो रहा है? उसके अंदर हाइड्रोजन ऐड हो रहा है, हमारे पास ड्रग के अंदर ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है और गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रही है। तो हमारे पास जो क्या कहते हैं हाइड्रोक्सिलेशन का जो अदर नाम होता है बेसिकली वो क्या होता है? वो हमारे पास जो है वो क्या कहते हैं, अगर हम कह रहे हैं तो हाइड्रोक्सिलेशन जो है वो उसमें हो रही है। सही है, सॉरी हाइड्रोजिनेशन कहते हैं हाइड्रोक्सिलेशन को, डिहाइड्रोजिनेशन नहीं कहते। डिहाइड्रोजिनेशन इज द क्या कहते हैं ऑक्सीडेशन। सही है, सॉरी ये हमने थोड़ा कंफ्यूज कर दिया। यानी कि मैं कह रहा हूँ कि हमारे पास ये जो हमारे पास साइटोक्रोम P50 एंजाइम की फैमिली होती है ये हाइड्रोक्सिलेशन करवा रही है। हाइड्रोक्सिलेशन का मतलब ये है कि हमारे पास कंपाउंड में हाइड्रोजन ऐड हो रहा है। हाइड्रोजन ऐड को हम क्या कहते हैं? रिडक्शन का प्रोसेस कहते हैं कि हाइड्रोजन जो है वो यहाँ पे ऐड अप हो रहा है। सही है, किसी भी कंपाउंड में। अब यहाँ पे हमने बात की साइटोक्रोम P450 की जो एंजाइम्स हैं बेसिकली वो पूरी एक फैमिली है। उस फैमिली के अंदर हमारे पास कुछ एंजाइम्स सब एंजाइम्स आते हैं और सब एंजाइम्स में भी कुछ जो है वो डिफरेंट आइसो एंजाइम्स आ रहे होते हैं। सही है, सब एंजाइम्स हैं ये फैमिली के अंदर सब एंजाइम है। साइटोक्रोम P450, साइटोक्रोम P1, साइटोक्रोम P2, साइटोक्रोम P3, साइटोक्रोम P7, साइटोक्रोम P7-11, ये सब क्या है? ये सब हमारे पास जो है वो इस फैमिली के मेंबर्स हैं। और उन मेंबर्स के भी छोटे छोटे बच्चे हैं जो आइसो एंजाइम्स कहलाते हैं, जैसे साइटोक्रोम 3A4, साइटोक्रोम 2D6। तो ये क्या है? ये उनके
मेंबर्स के भी मेंबर्स हैं, सही है। अच्छा, ये आपको पर्टिकुलरली याद नहीं करनी, बस जो पर्टिकुलर नंबर आ रहा है वो जो है वो उस पर्टिकुलर पोजीशन पे जो है वो कंपाउंड की हाइड्रोक्सिलेशन करवाएगा। जैसे साइटोक्रोम P21, तो वो 21 पोजीशन ऑफ द कंपाउंड पे जो जगह होगी उस पर हाइड्रोक्सिलेशन करवाएगा। जैसे साइटोक्रोम 7 की बात करें तो साइटोक्रोम 7 क्या करेगा, साइटोक्रोम 7 जो है वो 7 पोजीशन के ऊपर जो है वो क्या करवाएगा, साइटोक्रोम 7 पोजीशन के ऊपर जो है वो हाइड्रोक्सिलेशन करवाएगा। तो ये हमारे पास पोजीशन के अकॉर्डिंगली हमने उसको जो है वो कैटेगराइज किया हुआ है, सही है। सिर्फ इसमें ये वाली बात जो है वो याद रखने की है कि हमारे पास जो है वो ये वाली बात हम यहाँ पे याद रखेंगे, सही है। अच्छा, अब इसमें ये वाली बात की हुई है कि हमारे पास जो साइटोक्रोम P450 होता है उसमें जो मेजर कंट्रीब्यूटर जो हमारे पास होता है वो कौन सा होता है। हमने बात की साइटोक्रोम P450 एक एंजाइम की पूरी फैमिली है, और एंजाइम की पूरी फैमिली में हमारे पास साइटोक्रोम P1 से लेकर साइटोक्रोम P20 जो है वो क्या कहते हैं हमारे पास 7 तक आ रहे होते हैं। और उसमें जो सबसे ज़्यादा जो आइसो एंजाइम सबसे ज़्यादा जो कंट्रीब्यूट कर रहे होते हैं हमारे पास मेटाबॉलिज्म के अंदर, वो कौन कौन से एंजाइम होते हैं, साइटोक्रोम 3A4 और साइटोक्रोम 2D6। ये दो हमारे पास मेजर मेटाबोलाइजिंग एंजाइम होते हैं जो कि मोस्ट ऑफ द ड्रग की मेटाबॉलिज्म को फेवर कर होते हैं। सबसे जो कम एंजाइम होते हैं वो कौन से होते हैं, सबसे जो कम कंट्रीब्यूट कर होते हैं साइटोक्रोम 2A6 और साइटोक्रोम 2B6। ये दो जो है वो ये दो एंजाइम है जो कि लीस्ट इनका परसेंटेज होता है इन कंट्रीब्यूशन, प्रोपोर्शन होता है इन कंट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग मेटाबॉलिज्म। जिनका सबसे ज्यादा प्रोपोर्शन होता है कंट्रीब्यूशन ऑफ मेटाबॉलिज्म, उसमें साइटोक्रोम 3A4 या 3A5 और साइटोक्रोम 2D6, ये दो एंजाइम है जिससे मोस्ट ऑफ द ड्रग जो है वो मेटाबोलाइज हो रही थी। और सबसे ज्यादा किससे मेटाबोलाइज होती है, साइटोक्रोम 3A4 और 5 से मेटाबोलाइज हो रही होती है, सही है। तो ये हमने बात कर ली यहाँ पे हमारे पास के कौन सा एंजाइम जो है वो मेजर कंट्रीब्यूटर होता है। अब अगर हम बात करें तो हमने क्या बात की, हमने ये बात की कि हमारे पास क्या होता है, डिपेंड करता है कि हमारे पास हमने बात की कि हमारे पास जो है वो एक ड्रग है, एक ड्रग क्या करिए जब वो लिवर में गई तो सबसे पहले वो फेज 1 में गई। और फेज वन में हमने बात की कि फेज 1 में कौन कौन से रिएक्शन हो रहे थे, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन और हाइड्रोलिसिस। यानी कि हमारे पास कंपाउंड के अंदर या तो हाइड्रोजन ऐड हो रहा है, या तो हमारे पास ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, या तो उसके अंदर वाटर का मॉलिक्यूल ऐड हो रहा है। अब जैसे एक ड्रग बॉडी में गई, बॉडी में जाने के बाद उसकी क्या हो गई, ऑक्सीडेशन हो गई लिवर से। यानी कि अब ऑक्सीजन जो है वो बेसिकली क्या बन गया, ऑक्सीजन जो है वो उसका पार्ट बन गया। और ऑक्सीजन इटसेल्फ क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। और हमने ये बात की थी कि हमारे पास फेज 1 रिएक्शन में क्या होता है, फेज 1 रिएक्शन में जनरली हमारे पास एक्टिव मेटाबोलाइट बनते हैं। ऑल्दो ये हमारे पास क्या कर सकता है, ये वाटर सॉल्युबल, तो ये किसी से हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म कर सकता है वाटर से, लेकिन यूजली हमारे पास क्या फेज 1 रिएक्शन से हमारे पास रिएक्टिव मेटाबोलाइट होते हैं। अब इसकी रिएक्टिविटी को डिक्रीज करने के लिए और इसको बहुत ज्यादा वाटर सॉल्युबल बनाने के लिए ये ड्रग किस में जाएगी, फेज 2 रिएक्शन में जाएगी। और फेज 2 रिएक्शन में क्या होगा, बॉडी के जो अपने स्मॉल पोलर मॉलिक्यूल्स होंगे, जिसमें हमारे पास हमने बात की कौन कौन से पोलर मॉलिक्यूल्स होंगे, ग्लूकोयूरोनिक एसिड, सल्फेट, एसिटाइल ग्रुप, मिथाइल ग्रुप, वाटर इटसेल्फ, इसके अलावा ग्लूटाथायोन, ये सब क्या करेंगे, ये सब कोई भी इनमें से एक अकॉर्डिंग टू द ऑक्सीजन जो ऑक्सीजन से बाइंड कर सकता है वो हमारे पास यहाँ पे आके इससे कोवेलेंटली कॉन्जुगेट करेगा इस ड्रग से जो फेज 1 रिएक्शन से मेटाबोलाइज हो चुकी है, जो इटसेल्फ एक्टिव है। अब उसको इनएक्टिव में कन्वर्ट करने के लिए और ज्यादा वाटर सॉल्युबल बनाने के लिए कोई भी हमारे पास बॉडी का अपना स्मॉल पोलर मॉलिक्यूल उसके साथ कोवेलेंटली अटैच करेगा। देखिए कोवेलेंटली अटैच हो गया, और वो ड्रग फिर जब कॉन्जुगेशन की रिएक्शन से पास होगी तो वो हमारे पास मोर वाटर सॉल्युबल और लेस रिएक्टिव या इनएक्टिव कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाएगी, और वो किडनी के जरिए एलिमिनेट हो जाएगी। तो हमने जो भी पीछे सब कुछ पढ़ा वो हमने यहाँ पे अप्लाई करके देख लिया कि एक ड्रग किस तरह से फेज 1 में जा रही है और फिर फेज 2 में जाके क्या हो रहा है। सही है, अब हम आगे बात करेंगे कि हमारे पास जो है वो आगे हम डिस्कस करेंगे, आगे हम मूव करते हैं। सही है, अब हमारे पास फेज 1 रिएक्शन को हम फंक्शनलाइजेशन रिएक्शन भी कहते हैं। फंक्शनलाइजेशन रिएक्शन के अलावा हम इसको जो है वो कह रहे होते हैं हमारे पास एंजाइमेटिक रिएक्शन, क्योंकि इसमें एंजाइम इन्वॉल्व होते हैं। और हमारे पास जो है वो क्या कहते हैं, ये हमारे पास फंक्शनलाइजेशन रिएक्शन भी कहते हैं। फेज 1 रिएक्शन के अंदर जब कोई भी ड्रग फेज 1 रिएक्शन में जाएगी तो हमारे पास क्या कहते हैं, उनमें क्या क्या जो है वो इन्वॉल्व होगा। बेसिकली उसमें या तो एक ड्रग की हाइड्रोलिसिस होगी, और जो है वो या तो रिडक्शन होगी, या तो हमारे पास क्या होगी, ऑक्सीडेशन होगी।
सही है। और फेज 2 रिएक्शन में कॉन्जुगेशन में कौन कौन सी कॉन्जुगेशन इन्वॉल्व होती है? या तो हमारे पास हमारी ड्रग से ग्लूकोयूरानिक एसिड कॉन्जुगेट कर लेगा, या तो सल्फेट कॉन्जुगेट कर लेगा, या तो अमाइनो एसिड कॉन्जुगेट कर लेगा, या तो ग्लूटाथायोन कॉन्जुगेट करेगा, वाटर का मॉलिक्यूल कॉन्जुगेट करेगा, एसिटाइल का मॉलिक्यूल कॉन्जुगेट करेगा और मिथाइल का मॉलिक्यूल कॉन्जुगेट कर सकता है। तो जो ग्रुप कॉन्जुगेट करेगा उसके अकॉर्डिंगली हमारे पास कॉन्जुगेशन रिएक्शन है। यानी कि फेज 1 रिएक्शन में इन तीनों में से कोई एक रिएक्शन हो रहा होगा हमारी ड्रग में, और जब एक ड्रग फेज 1 रिएक्शन से पास हो जाएगी तो वो फेज 2 में जाएगी, और फेज 2 में इन सब में से कोई एक पार्ट जो है वो आगे बढ़ के उस ड्रग के साथ कॉन्जुगेट करेगा और उसको एक्सक्रीट करवाएगा। सही है। सारी की सारी कॉन्जुगेशन एक साथ नहीं होंगी, सारे के सारे रिएक्शन एक साथ नहीं होंगे। कोई एक रिएक्शन जो है वो अकॉर्डिंग टू द फंक्शनल ग्रुप, जो भी फंक्शनल ग्रुप हमारी जो है वो क्या कहते हैं ड्रग में मौजूद है, उसके अकॉर्डिंगली एक पर्टिकुलर फेज 1 का रिएक्शन उसमें हो रहा होगा। सही है। और वो हम आगे डिस्कस करेंगे कि कैसे कौन सी ड्रग में ऑक्सीडेशन हो रही होगी, कौन सी ड्रग की रिडक्शन हो रही होगी, कौन सी ड्रग की हाइड्रोलिसिस हो रही होगी, और कौन सी ड्रग जो है वो किस पर्टिकुलर ग्रुप से कॉन्जुगेट करेगी, वो भी हम आगे डिस्कस करेंगे। वो डिपेंड करता है कि कौन सा फंक्शनल ग्रुप हमारे पास जो है वो क्या कहते हैं उस ड्रग में मौजूद है। सही है। तो ये हम आगे डिस्कस करेंगे। कॉन्जुगेशन में ये सारे स्मॉल पोलर मॉलिक्यूल ये हमारी बॉडी में ऑलरेडी प्रेजेंट होते हैं, ये जाके उस इसमें से कोई एक फंक्शन ग्रुप डिपेंडिंग कोई भी एक हमारे पास स्मॉल पोलर मॉलिक्यूल डिपेंडिंग अपॉन अवर फंक्शन ग्रुप जो हमारी ड्रग में मौजूद है उसके साथ जाके कॉन्जुगेट करेगा और उस ड्रग को वाटर सॉल्युबल में कन्वर्ट करेगा, और वाटर सॉल्युबल में कन्वर्ट करेगा तो उसको बॉडी से एक्सक्रीट करवा देगा। यहाँ पर भी कन्वर्जन हो रही है, लेकिन यहाँ पे कोई नया कंपाउंड जो है वो क्या कहते हैं प्रोड्यूस हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है ऑक्सीडेशन में वजह से क्या हो रहा है ऑक्सीजन ग्रुप ऐड हो रहा है हमारी ड्रग के अंदर, कोई नया फंक्शन ग्रुप ऐड हो रहा है। रिडक्शन में क्या हो रहा है, रिडक्शन में ऑक्सीजन की रिमूवल हो रही है, अनमार्क्स हो रही है ऑक्सीजन की, और हाइड्रोजन ऐड हो रहा है। हाइड्रोलिसिस में क्या हो रहा है, वाटर मॉलिक्यूल ऐड हो रहा है हमारी ड्रग के अंदर, कोई नया कंपाउंड सिंथेसाइज नहीं हो रहा है। लेकिन फेज 1 रिएक्शन की वजह से क्या होता है एक्टिव कंपाउंड बन जाते हैं। तो उस एक्टिव को इनएक्टिव में कन्वर्ट करवाने के लिए हमारे पास क्या होता है बॉडी अपने स्मॉल पोलर मॉलिक्यूल को भेजती है, उसके साथ वो कोवलेंटली अटैच होता है। वो कौन कौन से पोलर मॉलिक्यूल होते हैं, ग्लूकोयूरानिक एसिड, ये बॉडी में अपने मौजूद होते हैं। इनको हम एंडोजीनियस पोलर मॉलिक्यूल कहते हैं और ये थोड़े स्मॉल होते हैं। सही है। इसमें से कुछ स्मॉल होते हैं, कुछ बहुत बड़े होते हैं। सही है। तो जब ये ड्रग के साथ बाइंड करेंगे, ड्रग के साथ बाइंड करने से स्ट्रक्चर को बढ़ा देंगे और ड्रग को इनएक्टिव बना देंगे और ड्रग की पोलैरिटी को और इंक्रीज कर देंगे ताकि वो हमारे पास जो है वो वाटर सॉल्युबल में जो है वो कन्वर्ट कर दें। सही है। तो ये हमने यहाँ पे फेज 1 और फेज 2 को डिस्कस कर लिया कि फेज 1 रिएक्शन में कौन कौन से रिएक्शन इन्वॉल्व होंगे और फेज 2 रिएक्शन में कौन कौन से रिएक्शन इन्वॉल्व होंगे। और अब हम इनको पर्टिकुलर ड्रग के स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंगली डिस्कस करेंगे कि कौन सी ड्रग में कौन सा फंक्शनल ग्रुप मौजूद है और उस पर कौन सा रिएक्शन होगा जब वो फेज 1 रिएक्शन आएगी और वो किस तरह से किस ग्रुप से कॉन्जुगेट करेगी और बॉडी से एक्सक्रीट हो जाएगी। क्योंकि हर ड्रग में डिफरेंट फंक्शन ग्रुप मौजूद है और डिफरेंट फंक्शन ग्रुप के अकॉर्डिंगली वो डिफरेंट तरीके से मेटाबोलाइज होती है, उस पर डिफरेंट रिएक्शन होते हैं। फेज 1 रिएक्शन डिफरेंट होता है उसका, और फेज 2 में से किसी भी वो डिफरेंट ग्रुप से जो है वो अटैच हो जाती है और बॉडी से एक्सक्रीट हो जाती है। सही है। अब हमारे पास हमने बात की कि हमारे पास जो है वो क्या कहते हैं ये हमारे पास लिस्ट ऑफ द एंजाइम दी हुई है जो कि फेज 1 रिएक्शन में इन्वॉल्व होते हैं, फेज 2 रिएक्शन में इन्वॉल्व होते हैं, और हमारे पास अदर एंजाइम्स होते हैं। हमने बात की थी कि हमारे पास लिवर में एक वो एंजाइम्स होते हैं जो कि हमारे पास क्या कहते हैं लिवर के माइटोकॉन्ड्रिया में प्रेजेंट होते हैं, जिसे हम इंट्रा हेपेटिक माइक्रोसोमल एंजाइम्स कहते हैं जो ऑक्सीडेशन और कॉन्जुगेशन करवा रहे होते हैं। सही है। और हमने बात की थी एक वो हेपेटिक नॉन माइक्रोसोमल एंजाइम जो कि माइटोकॉन्ड्रिया में प्रेजेंट नहीं होते, जो एसिडाइलेशन, सल्फेशन, ग्लूटाथायोन कॉन्जुगेशन, जिसमें अल्कोहल डिहाइड्रोजनेज, एल्डिहाइड डिहाइड्रोजनेज भी आ रहा होता है। ये अदर एंजाइम होते हैं जो कि माइटोकॉन्ड्रिया में प्रेजेंट नहीं होते, ये आउटसाइड द माइक्रोसोमल एंजाइम्स होते हैं। सही है। और हमने बात की थी कि हमारे पास जो है वो यहाँ पे एंजाइम्स दिए हुए हैं। तो हमारे पास हमने बात की थी एक फेज 1 रिएक्शन में क्या क्या होता है। फेज 1 रिएक्शन में हमारे पास ऑक्सीडेशन हो रही होती है, हमारे पास रिडक्शन हो रही है, हमारे पास क्या हो रही थी, हमारे पास जो है वो हाइड्रोलिसिस हो रही होती है। अब वो कौन सा एंजाइम है जो कि ऑक्सीडेशन में पार्ट रोल प्ले कर रहा होगा, क्योंकि फेज 1 रिएक्शन है, फेज 1 रिएक्शन में जो एंजाइम होते हैं उन्हें हम ऑक्सीजनेज भी कहते हैं। सही है। तो वो कौन सा एंजाइम है जो कि हमारे पास ऑक्सीडेशन में रोल प्ले कर रहा होगा, वो कौन सा एंजाइम है, वो है साइटोक्रोम P450। और हमने बात की थी साइटोक्रोम P450 में फर्दर हमारे पास सब एंजाइम्स आते हैं और सब एंजाइम्स की भी आइसो एंजाइम्स आ रहे होते हैं। और हमने ये बात की थी साइटोक्रोम P450 में साइटोक्रोम 3
3,4A और 3A5 और 3A4 मेजर मेटाबोलाइजिंग एंजाइम्स होते हैं। और इसके अलावा जो है वो क्या कहते हैं हमारे पास साइटोक्रोम जो है वो क्या कहते हैं हमारे पास 2D6 एक और मेजर मेटाबोलाइजिंग एंजाइम होता है जो कि ऑक्सीडेशन करवाता है। ये हमारे पास एंजाइम लिखे हुए हैं और वो क्या करवाएंगे, उनका फंक्शन ये लिखा हुआ है। जैसे हमारे पास एक और एंजाइम है फ्लेविन कंटेनिंग मोनो ऑक्सीजनेस, ऑक्सीजनेस से नाम हो रहा है, जाहिर हो रहा है। और फ्लेविन का मतलब कि इसको जो है वो क्या कहते हैं हमारे पास इसमें FDH रिक्वायर्ड होगा, इसको एक मॉलिक्यूल होता है, बेसिकली एनर्जेटिक मॉलिक्यूल होता है। और मोनो का मतलब सिर्फ एक ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल को ऐड करवाएगा। और जो फ्लेविन कंटेनिंग मोनो ऑक्सीजनेस एंजाइम होते हैं वो हमारे पास ऐसी ड्रग की जो है वो ऑक्सीडेशन करवाते हैं जिसमें नाइट्रोजन, सल्फर और फॉस्फोरस प्रेजेंट होता है। जब कोई भी ऐसी ड्रग जिसके अंदर नाइट्रोजन, सल्फर और फॉस्फोरस प्रेजेंट होगा, जब वो फेज 1 रिएक्शन में जाएगी तो उसके अंदर कौन सा एंजाइम उसके अंदर ऑक्सीडेशन करवाएगा, कौन सा एंजाइम इन्वॉल्व होगा, फ्लेविन कंटेनिंग मोनो ऑक्सीजनेस एंजाइम इन्वॉल्व होगा और वो इस तरह से एक ड्रग की ऑक्सीडेशन करवाएगा। बिल्कुल इसी तरह से अगर कोई ड्रग एपॉक्साइड के ऊपर कंसिस्ट करेगी तो उसकी हाइड्रोलिसिस होगी, उसके लिए कौन सा एंजाइम इन्वॉल्व होगा, एपॉक्साइड हाइड्रोक्सिलेज। तो हमने इस तरह बात कर ली। देखिए जब कोई भी ड्रग की मेटाबॉलिज्म हो रही होगी तो उसके अंदर जो है वो एक एंजाइम इन्वॉल्व होगा। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि कौन सा एंजाइम किस ड्रग को मेटाबोलाइज करेगा, वो डिपेंड करेगा उस ड्रग के अंदर कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होंगे, क्योंकि एंजाइम अपने सबस्ट्रेट के लिए क्या होता है, स्पेसिफिक होता है। तो अगर कोई भी ड्रग जिसके अंदर कार्बन ऑक्सीजन प्रेजेंट होगा तो उसके अंदर जो ऑक्सीडेशन का प्रोसीजर होगा वो कौन करवा रहेगा, वो साइटोक्रोम P150 करवा रहेगा। और कोई भी ड्रग जिसके अंदर नाइट्रोजन, सल्फर और फॉस्फोरस प्रेजेंट होगा उनके अंदर कौन करवा रहा होगा ऑक्सीडेशन का रिएक्शन, वो फ्लेविन कंटेनिंग मोनो ऑक्सीजनेस करवाएंगे। और कोई भी ड्रग जिसमें एपॉक्सीडेशन हो रही है, अगर वो फेज 1 में जाएगी तो एपॉक्सीडेशन में हाइड्रोलिसिस कौन करवा रहा होगा, वो एपॉक्साइड हाइड्रोलेज जो है वो यहाँ पे करवा रहा होगा। यहाँ पे आके हमने फेज 1 रिएक्शन के एंजाइम्स को डिस्कस करवा लिया और वो क्या करवाएंगे वो हमने यहाँ पे आके डिस्कस कर लिया। तो फिर हमने यहाँ से आगे बात कर ली थी कि हमारे पास फेज 1 रिएक्शन में ये एंजाइम इन्वॉल्व होंगे। इसी तरह से फेज 2 रिएक्शन में क्योंकि हमारे पास स्मॉल पोलर ग्रुप मॉलिक्यूल कंपाउंड का हिस्सा बन रहा है तो हमारे पास उसके लिए कुछ कैरियर्स होते हैं, मतलब जो ग्लूकोयूरानिक एसिड जैसे सल्फेट, ग्लूटाथायोन, एसिटाइल ग्रुप, मिथाइल ग्रुप, ये जब हमारा ऐड होता है हमारे कंपाउंड के अंदर फेज 2 रिएक्शन में तो ये ग्रुप अलोन प्रेजेंट नहीं होते, ये किसी बड़े कंपाउंड के अंदर प्रेजेंट होते हैं। वहाँ से हमारे पास जो है वो, क्योंकि इसका एंजाइम क्या है, ट्रांसफरेज के नाम से जाहिर हो रहा है कि किसी से उठाकर हमारे ड्रग के मॉलिक्यूल को देगा। तो जो पर्टिकुलर ग्रुप ट्रांसफर हो रहा होगा उसके अकॉर्डिंगली आपके पास क्या है, यहाँ पे नाम दिया हुआ है। सल्फेट ग्रुप ट्रांसफर हो रहा है तो सल्फो ट्रांसफरेज, सही है। इसके अलावा ग्लूकोयूरानिक एसिड जो है वो ट्रांसपोर्ट हो रहा है तो UDP ग्लूकोयूरोनोसाइल ट्रांसफरेज। इसका नाम ये क्यों है UDP ग्लूकोयूरोनोसाइल, क्योंकि ये अलोन प्रेजेंट नहीं होता, ये हमारे पास UDP ग्लूकोयूरानिक एसिड की फॉर्म में प्रेजेंट होता है। तो वहाँ पे क्या होता है, ये एंजाइम क्या करता है, वो UDP ग्लूकोयूरानिक एसिड से ग्लूकोयूरानिक एसिड को उठाकर जो है वो ड्रग को देता है और UDP अलग हो जाता है। बिल्कुल इसी तरह से एन एसिटाइल ट्रांसफरेज, एसिटाइल जो ग्रुप होगा वो किसी कंपाउंड में प्रेजेंट होगा। मिथाइल ट्रांसफरेज, मिथाइल किसी और कंपाउंड में प्रेजेंट होगा। तो ट्रांसफरेज शो कर रहा है कि ये ग्रुप्स अलोन अकेले प्रेजेंट नहीं होते, किसी और कंपाउंड में प्रेजेंट होते हैं, वहाँ से ये ट्रांसफरेज उठाकर उनको ड्रग मॉलिक्यूल में देता है। और अदर एंजाइम्स में आपके पास ये हैं, अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज है तो वो अल्कोहल की रिडक्शन करवाएगा, एल्डिहाइड डिहाइड्रोजिनेज है तो एल्डिहाइड की रिडक्शन करवाएगा। और जो हमारे पास ऑक्सीडोरिडक्टेज है तो हमारे पास ऑक्सीडोरिडक्टेज है तो क्यूनोनोन है तो वो क्यूनोनोन ऑक्सीडोरिडक्टेज है तो वो क्यूनोनोन की क्या करवाएगा, रिडक्शन करवाएगा। और उसके लिए क्या है, ऑक्सीडोरिडक्टेज का मतलब ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों करवा सकता है। तो यहाँ पे सिर्फ रिडक्शन हाईलाइट की हुई है और ये NADPH डिपेंडेंट होता है। तो ये एंजाइम्स को हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया। यहाँ पे हम आके हम अपना लेक्चर वाइंड अप करते हैं। बीच में थोड़ी बहुत डिस्टर्बेंस होगी तो उसके लिए सॉरी। तो आप वीडियो को आगे बढ़ा के देख लीजिएगा, अगर वो ना हो। थैंक यू सो मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।